हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य ज्ञान धारा चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य शिफ्ट 1 का पेपर है 2022 का। और उसके हमने पीछे की वीडियो में कर लिए थे 20 क्वेश्चन और आगे हम कर रहे हैं। आगे इसके स्टार्ट करें 21 क्वेश्चन से। तो हम पीछे के क्वेश्चन पेपर क्यों करें? क्योंकि हम अपना क्या करना है, मूल्यांकन करना है। इसी के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है और हम अभी अपना मूल्यांकन जान सकते हैं कि हम कितने की तैयारी पर हैं और कितना का अच्छा स्कोर करने की हमें और ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने, क्या है, राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने आगे ऑप्शन दिए हैं कि क्या क्या प्रयोग किया है। क्या क्या है कि इन्होंने, निराला ने क्या क्या प्रयोग किया है। संस्कृत की सरल पद मैत्री का प्रयोग किया है, अधिकतर द्वित्व वर्णों का प्रयोग किया है, संस्कृत पद मैत्री नाद योजना अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है और देशज शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग। इनमें से ये बताना है कि निराला ने राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए उन्होंने क्या लिखा है। राम की शक्ति पूजा काव्य लिखा है। तो उसी के लिए बोला है इन्होंने कि इसके अंदर निराला ने क्या प्रयोग किया है। इनमें से चारों में से एक बेस्ट ऑप्शन चुनना है मेरे लिए, क्योंकि सारे एक जैसे हैं ज़्यादातर। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। संस्कृत पद मैत्री है, संस्कृत की पद मैत्री है और नाद योजना है और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है। ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 22 है, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृद किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरत हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवई का बंद हुआ क्रंदन। ये नागार्जुन की कविता है जो हमारे सिलेबस के अंदर लगी हुई है। इन्होंने पूछा है कि उपयुक्त पंक्तियों में, क्या पूछा है कि उपयुक्त पंक्तियों में चकवा चकवई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में क्या कहा जाता है। क्या बोला है कि उपयुक्त पंक्तियों के अंदर नागार्जुन के जो विचार व्यक्त हुए हैं उनको साहित्य जगत के अंदर क्या कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा कवि प्रसिद्धि, यानी कि कवि प्रसिद्धि के रूप में उन्होंने क्या कहा है, नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कवि प्रसिद्धि के रूप में कहा जाता है। आगे है, यह देवधाव भ्रांति है। ये क्वेश्चन बहुत 2-3 बार रिपीट हो गया है पीछे, अभी 2 सालों के अंदर दोनों बार घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो ये देवभाव भ्रांति, ये पूछा है कि यह कथन किसका है। ये बोला कि पूर्वा है, क्या है, उर्वशी का है, उसनेरी का है और महर्षि च्यवन का, ये बोला है। तो ये हो जाएगा उर्वशी का। इसका है उर्वशी का है। पहले ये ऑप्शन के अंदर रख दिए थे कि उर्वशी के कथन कौन से हैं। एक बार ये पूर्वा के कथन पूछे गए थे, तो हमें उर्वशी और पूर्वा के दोनों के क्या है कथन याद रखने हैं कि कौन कौन से दोनों के अलग अलग कौन से कथन हैं। आगे है क्वेश्चन, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है काश चुप है मूक साल पलाश चुप है, बन सके तो धसों इनमें धस न पाती हवा जिनमें। ये किसकी है पंक्तियाँ, सतपुड़ा के घने जंगल में से ली गई है। और इसमें से पूछा है कि उपयुक्त काव्य पंक्तियों का आशय क्या है। ज़्यादातर क्वेश्चन अब ये इसी से बनने लगते हैं कि सभी उपन्यास है या फिर काव्य पंक्तियाँ हैं, उन्हीं से ये पूछ लिया था कि इनका आशय क्या है या प्रतिपाद्य क्या है, ये पूछ लिया जाता है। तो इसमें दिया है कि जंगल घना और भयावह है, जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं है, जीवन का कोई निशान नहीं है, यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं जीवन की चुनौती है, यह जंगल के भी योगी यतियों के लिए ही उपयुक्त है। ये इसमें कभी ना तो इन्होंने कुछ लाइन में दिया है कि यहाँ जंगल ये योगी यतियों के लिए, कोई भी इसमें अंदर क्या है कोई भी पंक्ति यूज नहीं की गई है, तो ये तो नहीं होगा। और जंगल घना और भयावह है, ये कोई पंक्ति का आशय नहीं हुआ। तो इसका हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं जीवन की चुनौती है। कौन सा हो जाएगा, यह जंगल केवल जंगल नहीं बल्कि जीवन की चुनौती, क्योंकि ये चुनौतियों से भरा हुआ है। इसके अंदर बिल्कुल घना अंधेरा है और बिल्कुल बंद रास्ते की तरह, ना वहाँ पे कोई रास्ता चला जाता है। और यहाँ पे बोला है ना, घास चुप है काश चुप है मूक साल पलाश चुप है, वहाँ पे जीवन का बिल्कुल क्या है नाम और निशान नहीं है, लेकिन ये फिर भी बोला है कि उसके अंदर जीवन है, ताकि यानी कि वहाँ पे जीवन की चुनौती है। आगे है, धनी कौन होता है इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। यह संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य
हुआ है। दोस्तों गोदान के पात्र हैं और गोदान के जितने भी पात्रों के कथन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमें एक बार गोदान तो क्या है ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे कथन है वो एक ज़रूर पूछ लिए जाते हैं, हर बार पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। तो ये बड़ा कथन हो जाएगा हमारा गोविंदी और मेहता से है कि धनी कौन होता है इसका कोई विचार नहीं करता। आगे हैं, शीतला माँ के नाराज हो जाने से भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। क्या बोला कि शीतला माँ के नाराज होने से, क्योंकि वे देवी माँ थी कोई शीतला माता, और उनके नाराज हो जाने के भय से कि नाराज ना हो जाए शीतला माता, तो उसके नाराज होने के भय से बच्चों को चेचक का टीका नहीं लगवाते थे। तो ये कथन है बोला कि किससे लिया गया है, तो ये हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी से। दोस्तों जितनी भी हमारी विधाएं हमारे पाठ्यक्रम के लगी हुई हैं, पाठ्यक्रम में जितने भी उपन्यास हैं कहानियाँ हैं वो सारी लगभग से जो हमारी लगी हुई है उसी में से ही क्या है क्वेश्चन बन जाता है, वो हमें ज़रूर एक बार देखनी है, क्योंकि इसमें से ये लगी हुई है देवरानी जेठानी की कहानी है वो है लगी हुई है। हमारे परीक्षा गुरु भी लगे, लेकिन ये इसमें से ये कथन किसका है, देवरानी जेठानी में से है। आगे है, परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये उपन्यास, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, और बस ये 2-3 सालों से ये घुमा फिरा के ये पूछ लिया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, यही हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन, प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ, यही है इसका आंसर हो जाएगा कि परीक्षा गुरु उपन्यास है वो किस पे है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ वर्णन इसके अंदर किया गया है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। ये बताना है कि अमृतलाल नागर की में से रचना कौन सी नहीं है पूछा है। तो बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट और अर्धनारीश्वर, इसमें से ये भी ट्रिक चलती है कि या तो 3 ये पता होना चाहिए कि इसमें से अमृतलाल नागर की कौन सी है, और या फिर ये पता होना चाहिए कि कौन सी इसमें से एक और किसी की है। तो ये अर्धनारीश्वर है वो किसकी है, दिनकर की भी है और विष्णु प्रभाकर की भी है। तो हमें ये अगर पता होता है कि हाँ अर्धनारीश्वर ये इनकी नहीं है, तो हम आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। आगे है, तेरी बांकी अदा पर मैं खुद फिदा हूँ, तेरी बांकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिल पर बयां क्या करूँ, यही ख्वाहिश है ई की मुझको देखा करें, और दिलो जान मैं तुझको देखा करूँ। ये गीत है वो किस बोला है कि किस कहानी में प्रयुक्त है। ये हो जाएगा इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा तीसरी कसम का। ये कहानी हमारे क्या है सिलेबस के अंदर लगी हुई है, ये तीनों है वो क्या है हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। तो ये हो जाएगा चौथा तीसरी कसम। ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर है वो हमारे जो विधाएं हमारे पाठ्यक्रम के अंदर लगी हुई है उन्हीं में से ही उठाए जाते हैं। या फिर एक बार हम क्या है कहानियाँ तो बिल्कुल छोटी छोटी एक दो पेज की हैं, तो हमें क्या है एक बार पढ़ लेनी चाहिए। आगे है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये हो जाएगा उसने कहा था। और उसने कहा था का रचना काल क्या है 1915। आगे है, जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी। देखो दोनों पात्रों की जो ये कहानी है इसके दोनों पात्रों के क्या है नाम रिपीट हो चुके हैं। जगपति है एक तो, और चंदा। अगर हम इनके पात्रों के नाम याद है तो हम आसानी से इसके क्वेश्चन को बना सकते हैं। राजा निर्बंसिया इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाए। इसके अंदर दोनों ये पात्र हैं वो दोनों ही आए हैं। जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त अपनी पत्नी चंदा की कहानी कौन सी है, राजा निर्बंसिया। आगे है, वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है। क्या बोला है कि वंशीधर है, और इसी कहानी का एक और पात्र है नवल किशोर, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दुलाई वाली है, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा दूसरा दुलाई वाली। देखो इसके अंदर भी हमारी यही लगी हुई है, सिर्फ दुलाई वाली है वो लगी है, और तीनों कहानियाँ हैं वो क्या है नहीं लगी हैं। उसने कहा था, गैग्रीन, अपना भाग्य, तो ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट तभी होती है क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर लगी होती हैं। आगे है, जात ले जात टके से जात 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के संवाद का व्यंग्यार्थ क्या है। जब ये कथन बोला गया इसके अंदर बोला है कि संवाद का व्यंग्यार्थ क्या है, किसके अंदर बोला गया है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ नगण्य साधारण और विशिष्ट असाधारण, यानी कि सब कुछ है चाहे वो अच्छा हो या बुरा सब ही क्या है एक भाव बिक रहे हैं, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे है, पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का दुर्स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है।
पुरोहित के अनुसार, जो पंडित थे रामगुप्त के, उनके अनुसार रामगुप्त का दुष्वामनी पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह मित्रप्राय और प्रवर्जित था, वह पर स्त्रीगामीन था, वह जीवन से उदासीन था, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। ये चौथा ऑप्शन इसका हो जाएगा, पतित था, गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। आगे है, इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? ये भी क्वेश्चन है, बहुत बार ज़्यादा पूछा गया है। पहला है इसका माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, कुबेरनाथ राय और अध्यापक पूर्ण सिंह। इसके अंदर हो जाएगा तीसरा, ये ललित निबंधकार हो जाएंगे। ये तीनों क्या है, द्विवेदी युग के हैं। इन्होंने पूछा है कि द्विवेदी युग का नहीं है, तो ये हो जाएगा तीसरा, कुबेरनाथ राय। आगे है, कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? अब कौन सा, क्या पूछा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा हुआ निबंध बताना है। एक तो इसमें ये पहला है, इसका आंसर हो जाएगा, पहला है रामायण का समय। ये तीनों हैं किसी के अलग के हैं। अब मैं नाट्य बुद्ध गोपाल किसका है? अमृतलाल नागर का। आगे देखते हैं, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? क्या पूछा है कि भूतही जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, ये इस नाम से क्या है कि किसका आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? हमारी इसके अंदर है, सिलेबस के अंदर है, ये क्या है, मुर्दैया लगी हुई है, तो इसी से क्वेश्चन पूछा गया। इसके 8 भाग हैं, तो 8 भागों में से पहला प्रथम अध्याय पूछ लिया है इसका, तो ये हो जाएगा भूतही पृष्ठभूमि है वो किसका है? मुर्दैया का है, आत्मकथा है ये। आगे है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया गया? अभी दो सालों से पीछे आत्मकथा और डायरी वगैरह है, विधाएं, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो हमें एक बार इनके भाग हैं, या फिर इनका रचना काल है, या फिर इनके कथन वगैरह हैं, तो एक बार पात्र भी हैं, पात्र भी पूछे जाने लगे हैं। पात्र है, कथन है और रचना काल है, ये चीज़ें हैं वे क्या है, हमें एक बार देख लेनी है अच्छे से। तो इसका हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्योंकि पहले अध्याय के अंदर ही है, क्या है, पहले खंड के अंदर ही है, क्या इनका है, पूर्वजों का चित्रण दिया गया है। इसने पूछा है कि हरिवंश राय बच्चन ने किसकी आत्मकथा है? ये हरिवंश राय बच्चन की है, चारों के चारों। और एक बार इनके चारों की चारों रचना, ये खंड है वो क्या है, आगे पीछे लगाने के लिए भी पूछ लिए गए थे। आगे चलते हैं, मुक्तिबोध की रचना है किसका? पूछा है कि मुक्तिबोध की इनमें से रचना बतानी है। एक साहित्यिक की डायरी है, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर भी लगी हुई है। आगे देखते हैं, आवारा मसीहा की साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है। ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन के अंदर रिपीट होता है, तो इसका हो जाएगा शरतचंद्र। तो दोस्तों आज हम करते हैं 40 क्वेश्चन, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पीछे के क्वेश्चन पेपर हैं, हमें एक बार ज़रूर देखना है, क्योंकि पीछे के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आती हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।